रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अल्लाह पाक के फजल व करम से आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 कंप्लीट कर ली है और आज हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 1.3। अगर जिस किसी बच्चे ने 1.1 और 1.2 अभी नहीं की तो वो मेरी इस चैनल की प्ले लिस्ट में जाके उन एक्सरसाइज को अच्छी तरह और आसान मेथड के साथ हल कर सकता है। ठीक है, तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सकेगी। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट जो आपके पास एक्सरसाइज है 1.3। बेटा तो सबसे पहले इसमें जो हमारे पास क्वेश्चन है ये पूछ रहा है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 42। यानी कि हमारे पास 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं और उनका जो सम है यानी कि उनको जमा करके हमारे पास क्या नंबर बनता है 42। और कह रहा है कि फाइंड द 3 इंटीजर्स, वो 3 नंबर आप क्या करें फाइंड करके दें जिनका जो सम है वो क्या आए 42 आए। तो बेटी सबसे पहले हमारे ज़हनों में क्वेश्चन आ सकता है कि कंसेक्यूटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। कंसेक्यूटिव इंटीजर्स बेटा वो होते हैं जो हमारे पास तरतीब के साथ लिखे जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक नंबर है 3 और एक नंबर है 4 और एक नंबर है 5। देखें ये एक खास तरतीब के साथ लिखे हुए हैं। ठीक है, 3 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 5 आ रहा है। तो कह रहा है इस तरह के जो तरतीब वाले नंबर होते हैं उनको बोलते हैं कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। ये हमने वो वाले फाइंड करने हैं जिनका जो सम आए वो कितना आए 42 आए। अभी ये हमारे पास 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है। अगर इनको प्लस करते हैं सम करते हैं तो इनका जो सम आ रहा है वो कितना आ रहा है 3 और 4 7, 7 में 5 ऐड किया तो हमारे पास 12 आता है। ये ऐसे 3 इंटीजर्स हैं कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है जिनका सम क्या है 12 है। लेकिन हमने इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपने वो 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स फाइंड करने हैं जिनका जो सम है वो 42 आ रहा है। फॉर एग्जांपल हम ये जो आपके पास पहला नंबर है इसको हम लेट कर लेते हैं कि ये x है। ठीक है, ये x है। तो इससे जो अगला नंबर है 4 ये किस तरह बना हुआ है, इस 3 में 1 ऐड हुआ है, इस 3 में 1 ऐड हो के हमारे पास अगला नंबर बना। तो हम कह सकते हैं कि ये जो नंबर अगला बनेगा वो हमारे पास x प्लस 1 है। x हमारे पास 3 है और 3 में हमने 1 ऐड कर दिया। इससे जो नेक्स्ट नंबर होगा वो क्या होगा बेटा, जो हमारे पास x होता है ये वाला नंबर, इसमें कितना ऐड हुआ है, ये 5 बना हुआ है, ये इसमें x में 2 ऐड हुआ है। ठीक है, तो इस तरह ये खास तरतीब के साथ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर बने हुए हैं। ठीक है, इसी पैटर्न का हमने यूज करना है और हमने इनको 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स बताने हैं जिसमें इंटीजर्स बताना है जिनका जो सम है ये कितना आए 42 आए। तो सबसे पहले इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो बेटा सबसे पहले आपने लेट करना है। ठीक है, लेट करना है तो हमारे पास इंटीजर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, सबसे पहले लेट करना है, हमने लेट कर लेते कि लेट द इंटीजर, लेट द 3 consecutive इंटीजर्स और ये आपने खुद लेट करने हैं। ठीक है, एक हम ले लेते हैं x और दूसरा नेक्स्ट क्या होगा, इससे x में 1 ऐड होके अगला आएगा, फिर उसके बाद इस x में 2 ऐड होके नेक्स्ट नंबर आएगा। ठीक है, तो ये हमने क्या कर लिया 3 नंबर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हमने लेट कर लिए, सपोज कर लिए। ठीक है, अब ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, सवाल की जो शर्त है ये कहता है कि वो जो इंटीजर्स है ये जो आपने कोई भी इंटीजर्स है उनके जो सम आता है वो कितना आता है 42 आता है। तो फिर हमने इसकी वैल्यूज को फाइंड करना है। किस तरह आप इधर लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ठीक है, या अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन ये भी लिख सकते हैं। चले नेक्स्ट इनका क्या करना है सम, इन तीनों का जो आपने लेट किया है इनका जो सम आ रहा है वो कितना आ रहा है 42 आ रहा है। ठीक है, तो हमने क्या लिखना है बेटा x प्लस इसमें ये वाली टर्म ऐड की तो हमारे पास x प्लस 1 लिख लेंगे, फिर उसमें फिर ये ऐड करनी है तो हम लिख लेंगे x प्लस 2। इन सब का जो सम आ रहा है 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का उनका जो सम आ रहा है वो 42 आ रहा है, तो हम इधर लिख लेंगे 42। आई होप यहाँ तक समझ लग गई होगी। ठीक है, अब हमारे पास देखिए हमारे पास x कितने हैं 1 2 3, ये तीनों नंबर में प्लस लगा हुआ है तो ये तीनों नंबर आपस में ऐड हो रहे हैं। 3x आ गया हमारे पास, इन तीनों को जमा किया, बाकी कांस्टेंट कौन कौन सा है +1 और +2 दोनों प्लस किए हैं, तो प्लस का 1 + 2 किया तो हमारे पास आ गया 3 इज इक्वल टू 42। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट हमारे पास इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। ये बन गया हमारे पास 3x
इज इक्वल टू 42, ये इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ रहा है हमारे पास, 3x इज इक्वल टू 42 में हम बेटा 3 निकालेंगे तो हमारे पास आ गया 39, ठीक है। इधर से हम x की वैल्यू निकाल देते हैं 39, और ये इधर मल्टीप्लाई और x के साथ इधर आके डिवाइड हो गया, ठीक है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो x की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 13 आ जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट इसको हमने क्या निकालना है, 3 नंबर फाइंड करने हैं। तो जो कंसेक्टिव इंटीजर्स है हम हर एक में इसकी x की वैल्यू पुट कर लेते, तो तीनों नंबर्स आ जाएंगे। तो हम क्या लिखिए, hence 3 consecutive integers are, ठीक है। सबसे पहले जो बेटा हमारे पास कौन सा है, x, जो हमने ये निकाल लिया, ठीक है। ये 3 थे हमारे पास, एक x था, एक हमारे पास था x प्लस 1 और x प्लस 2। ये 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स हमने लेट किए थे, x प्लस 1 और x प्लस 2, और हमने इनकी वैल्यूज को फाइंड करना है, ठीक है। x हमारे पास बेटा कितना आ गया, 13, तो हम इधर भी ये वैसे का वैसे ही लिख लेंगे। नेक्स्ट जो नंबर हमारे पास अगला नंबर था वो उस वाले में ऐड होगा, हम लिख लेंगे x की जगह क्या आ गया 3 प्लस 1, इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 14 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास तीसरे नंबर पे x प्लस 2, तो x की जगह कितना लिख लेंगे 13 जो हमने फाइंड किया इधर, ठीक है। उसमें कितना ऐड करना है, 2 ऐड करना है, तो इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास क्या बन गया 15, यानी कि 15 बन गया, ठीक है। तो आपको वैसे भी पता कि अगर हमारे पास x आ गया तो इसको इसके अगले 2 नंबर मजीद होने हैं, 13, 14 और 15, ये कंसेक्टिव नंबर्स है। कंसेक्टिव नंबर से मुराद है कि तरतीब के साथ आए हैं, ठीक है। सो हमारे पास जो आंसर बन गया है, पहले नंबर पे 13 आया है, दूसरे नंबर पे क्या आया है 14 आया है, और तीसरे नंबर पे 15 आया है। तो ये हमारे पास क्या बन गया बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर बन गया, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको पहले क्वेश्चन की समझ लग गई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें क्या रहा है, इसमें इसको जरा ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें ये एक डायग्राम शो हो रही है, इसमें एक फार्मूला लग रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, तो आपने इसको अच्छी तरह समझना है। सबसे पहले बेटा क्वेश्चन को समझते हैं। सब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है द डायग्राम शोज राइट एंगल ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो अब मैंने एक डायग्राम क्वेश्चन आंसर सोल्यूशन में भी लिख दिया है, इसको भी आपने साथ साथ उधर भी डायग्राम बनानी है। तो सबसे पहले बेटा क्या है, द डायग्राम शोज राइट एंगल ट्रायंगल ABC, कह रहा है आपके पास एक ट्रायंगल है ABC, और कौन सी ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल बेटा वो होती है जिसके अंदर एक एंगल जो है ना वो 90 का होता है, ठीक है। तो इसमें एक एंगल 90 का, इसलिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। आगे बेटा कह रहा है द डायग्राम शोज द राइट एंगल ट्रायंगल ABC in which the length of AC is square root 3 plus square root 5 सेंटीमीटर। कह रहा है जो आपके पास A से C तक की जो लेंथ है, A से C तक की जो लेंथ है वो हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे क्या कह रहा है हमारे पास, द एरिया ऑफ ABC, यानी कि जो आपके पास ये टोटल ट्राइंगल है इसका आपके पास है एरिया भी उसने खुद ही दे दिया। द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर। एरिया भी उसने खुद दे दिया है। अब क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द लेंथ AB इन द फॉर्म ऑफ A स्क्वायर रूट 3 प्लस B स्क्वायर रूट 5 सेंटीमीटर। कह रहा है आपने क्या फाइंड करना है, A से B तक, A से C तक उसने लेंथ खुद दे दिया है, वो कह रहा है फाइंड करनी है आप लोगों ने A से B तक की लेंथ आप लोगों ने फाइंड करनी है, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले वो किस तरह फाइंड करनी है, हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला यूज करना है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट आप बेटा सबसे पहले वो लिखना है जो आपके पास गिवन है, ठीक है। सबसे पहले उसने क्या दिया हुआ है, लेंथ ऑफ AC, तो हम लिख लेंगे इधर लेंथ ऑफ AC, ठीक है। और AC की जो लेंथ है हमारे पास बेटा, AC की लेंथ ये हमारे पास है बेस दी हुई है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं बेस। तो ये हमारे पास क्या होगी, इसको ऊपर बार लगा दें, हमारे पास ये होती है हमारे पास बेस, ठीक है ना। और ये कितनी दी हुई है हमें, स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5, और साथ क्या है हमारे पास सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरे नंबर पे साथ बेटा क्या हमें दिया हुआ है, द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो एरिया भी दिया हुआ है, ठीक है। तो इधर हम लिख लेंगे एरिया ऑफ
एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, तो एरिया भी हमें खुद दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इसको किस तरह लिख लेंगे, इधर से और सिंपल एरिया ऑफ ट्राइंगल लिख दे। एरिया ऑफ ट्राइंगल, वो हमें क्या दिया हुआ है बेटा, वो हमें दिया हुआ है इसने 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 और बाहर क्या हमारे पास सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो अब फाइंड क्या करना है, कह रहा है फाइंड लेंथ ए बी इन द फॉर्म ऑफ दिस। ठीक है, तो अब क्या फाइंड करना है, ए से बी तक की लेंथ फाइंड करनी है। तो हम लिख लेंगे लेंथ ऑफ ए बी, ए से बी तक की हमने लेंथ फाइंड करनी है। और ये बेटा हमारे पास होती है हाइट, ये नीचे हो तो वो बेस है, ऊपर हो तो ये हाइट होती है। तो हम इधर लिख लेंगे आसान बनाने के लिए हाइट। तो हाइट हमारे पास बेटा क्या है, वो हमने फाइंड करनी है। ठीक है, वो हमने फाइंड करनी है। अब आपने लिखना, हम जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला लगाना है। तो हमने लिखना है वी नो दैट, क्या लिखना है, वी नो दैट। ठीक है, फार्मूला लगाना है। फार्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो इधर हमने बेटा इनकी हमने वैल्यूज को पुट करना है। ठीक है, वैल्यूज किस तरह पुट करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, उसने खुद दी हुई है। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर, तो हमने इधर पुट कर लेंगे। क्या वैल्यू बेटा हमारे पास 1 प्लस स्क्वायर रूट 15। ठीक है, इधर लिख लेनी है इज इक्वल टू 1/2। अब बेटा क्या हमारे पास बेस की वैल्यू उसने दी हुई है, बेस हमारे पास क्या थी, ए से सी, तो ये बेस है, तो बेस की उसने दी है हमें वैल्यू। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर, तो हम उसको बेस की जगह लिख देंगे। आपके पास क्या है, स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय बेटा हाइट उसने नहीं दी हुई, हाइट हमने ए से बी तक खुद फाइंड करनी है। ठीक है, तो हाइट की जगह आप ए बी भी लिख सकते हैं और हाइट भी लिख सकते हैं, ए बी बार लिख दें सिर्फ, तो वो समझ जाएगा क्वेश्चन में। सबसे पहले बेटा हम देखते हैं कि ये जो 2 है इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमने इसको किस तरह फाइंड करना है, देखना आपके पास आ गया, ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाके उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास आ गया 1 प्लस स्क्वायर रूट 15। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हमारे पास, तो इस साइड पे क्या है हमारे पास, इधर इसको रेस कर दें, इधर हमारे पास क्या है, बाकी बच गया स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 और मल्टीप्लाइड बाय क्या है हमारे पास, ए बी बार। ठीक है, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास बेटा आता है 2, फिर आगे 2 को 15 के साथ करें तो आपके पास आ जाता है 2 स्क्वायर रूट 15 आ जाता है। ठीक है, अब ये जो नंबर है इधर ये ए बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ए बी को इधर ही रहने देते हैं, ये जो नंबर है इधर आके इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसको ओवर में लिख देंगे स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5, इधर क्या रहने देते हैं, ए बी बार लिख लेते हैं, इसको सीधा करके लिख लेते हैं एक दफा। तो हमारे पास क्या बन जाएगी बेटा वैल्यू, ए बी बार इज इक्वल टू 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट 15 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5। अब बेटा हमारे पास वैल्यू एक आ गई है ए बी की। ठीक है, यहाँ से जो फाइंड करना था, लेकिन वो कह रहा है कि हमें जो आंसर चाहिए वो किस फॉर्म में चाहिए, इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर रूट 3 प्लस बी स्क्वायर रूट 5। तो ये निकालने के लिए हमारे पास सिर्फ एक स्क्वायर रूट 3 होना चाहिए और एक स्क्वायर रूट 5 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये ओवर में आ रहा है, तो इसको पहले हम सॉल्व करके रैशनलाइज कर देंगे, तो एंड पे जाके हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा। तो हम इसको पहले रैशनलाइज करते हैं। ठीक है, इधर जो प्लस के साथ प्लस का साइन है, ऊपर जाके हमारे पास इसको नेगेटिव में बन जाएगा, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5। ठीक है, ये आ गया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ध्यान रखना बेटा, इसमें छोटी सी गलती से भी हमारा क्वेश्चन सारा गलत हो सकता है। अब हमने बेटा 2 को मल्टीप्लाई करना है स्क्वायर रूट 3 से,
क्योंकि ये स्क्वायर रूट 3 अंदर है और ये बाहर है, तो हम इसको ओपन लिख लेंगे 2 स्क्वायर रूट 3। ठीक है, नेक्स्ट हमने इसी 2 को इस 5 के साथ करना है, ये अंदर है और ये नंबर बाहर है, तो हमने क्या लिख देना ऐसे ऊपर नहीं, -2 स्क्वायर रूट 5। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाए, तो नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्या आता है, +2 है और इसके साथ इधर बाहर क्या पड़ा हुआ है 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 ही रहता है, प्लस का साइन लग गया 2, और ये दोनों स्क्वायर रूट 15 और ये स्क्वायर रूट 3 है। तो अब आपको पता है कि जो अगर दो नंबर स्क्वायर रूट के अंदर आ रहे हैं तो वो दोनों स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो हमारे पास क्या बन गया बेटा, यहाँ से 15 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास बन गया 45। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए, तो नेक्स्ट प्लस माइनस माइनस, ये 2 बाहर है हमारे पास, तो ये वैसे का वैसे ही रहेगा। इसी तरह नेक्स्ट आपने बेटा 15 को मल्टीप्लाई कर देना है 5 के साथ, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर, तो ये हमारे पास आ जाता है 75 डिवाइडेड बाय, ओवर में बेटा हमारे पास क्या बन रहा है, फार्मूला लग रहा है, कौन सा फार्मूला, a प्लस बी a माइनस बी, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसको मजीद सिंपलीफाई करते हैं। ठीक है, देखें 2 स्क्वायर रूट 3 वैसे का वैसे ही रहने दे, -2 स्क्वायर रूट 5 भी वैसे के वैसे ही। अब ये जो बड़े नंबर अंदर आ रहे हैं, ठीक है, इनके आपने बनाने हैं फैक्टर्स। क्या बनाने हैं बेटा, फैक्टर्स बनाने हैं। तो अभी फिलहाल इधर बना रहे थे, फिर इरेज कर देते हैं। हमारे पास 45 के फैक्टर्स बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ गया 3 1 टाइम 3 और 5 टाइम 15, फिर 3 से किया तो हमारे पास आ गया 5। तो बेटा इसके जो फैक्टर्स बन गया वो हमारे पास बन गया 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5। ठीक है, 45 के जो फैक्टर बने वो हमारे पास क्या बनते हैं, 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5। और मजीद किसके फैक्टर्स बनाने हैं, हमने 75 के बनाने हैं। ठीक है, तो इसके फैक्टर बनाए, 3 से मैंने डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 25। फिर ये किससे जा रहा है, नंबर 5 से जा रहा है, 5 इधर भी लिखेंगे और नीचे भी। तो ये इसके जो फैक्टर्स बने वो बन रहे हैं। अच्छा तो बच्चों इसके अंदर हम इसके जो फैक्टर्स बनाए थे अभी हमने, वो इसके अंदर पुट करते हैं। ठीक है, चले पुट करते हैं। हमारे पास क्या बन गया, 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट, इसके जो फैक्टर्स बनाए थे वो हमने इसके अंदर लिख लेने। तो फैक्टर्स क्या बने थे हमारे पास, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5। ठीक है, ये लिख लिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या बना है, -2 स्क्वायर रूट 75 है, तो 75 के जो हमने फैक्टर्स बनाए थे बेटा वो बनाए थे 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3। डिवाइड में आ जाए तो डिवाइड में हमारे पास कौन कौन सा नंबर पड़ा हुआ था, ये कैंसिल हो गया था हमारे पास, तो ये आ गया था 3 माइनस 5। इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या बन गया, 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5, ये वैसे का वैसे ही रह गया। अब इधर आके सॉल्व होना है, ये देखें अब ये जो स्क्वायर रूट है ये दोनों का, 3 का स्क्वायर भी का भी है और 5 का भी ये स्क्वायर रूट है। तो क्या करना बेटा, ये जो आपके पास 3 का स्क्वायर है इधर से 3 कट होके बाहर आ जाएगा और 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 3 टाइम 6 हो जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, 6 लिख लेंगे, इसके साथ ऊपर कुछ भी नहीं है, ये वैसे के वैसे स्क्वायर रूट के अंदर रह जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास बेटा क्या है, हमारे पास है 2 इंटू 5 का स्क्वायर, इसके अंदर 5 का स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 बाहर आ जाएगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 5 टाइम 10 आ जाएगा और अंदर क्या रह गया, स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट के अंदर ही रह गया। ओवर में क्या बेटा आ रहा है हमारे पास, ये ओवर में आ रहा है प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 निकाला तो 2 आ गया, लेकिन साइन किसका क्या लगता है, बड़ी वैल्यू का, ये आ गया। अब इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है। अब देखें हमारे पास ये स्क्वायर रूट 3 है और ये भी स्क्वायर रूट 3 है, तो हमने क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है। प्लस माइनस माइनस, 10 में से 2 निकाला तो आ गया 8, 8 को हमने क्या करना है, लिख लेना, माइनस में लिखना क्योंकि साइन है बड़ी वैल्यू का लिखता है, -8 स्क्वायर रूट 3, आगे स्क्वायर रूट 5 और स्क्वायर रूट 5 वाली को सॉल्व करना है। माइनस प्लस माइनस, 6 में से 2 निकाला तो हमारे पास बेटा कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, तो हमने क्या लिखना है, प्लस का 4 लिख लेना है और अंदर क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय, किसके साथ डिवाइड करना है, -2 के साथ डिवाइड करना है। अब ये जो -2 है इस दोनों टर्म्स के साथ है आ रहा है, तो आपने क्या करना है बेटा, सब दोनों को अलग-अलग कर दें। आपके पास आ गया -8 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय -2। अब इधर क्या है हमारे पास, प्लस का, प्लस के साथ नंबर है, हमारे पास क्या बन गया, 4 स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, इसको मजीद आप सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 टाइम 2 और 2 4 टाइम
8। तो हमारे पास क्या बन गया बेटा, यहाँ से 4 स्क्वायर रूट 3 बन गया। इधर आ जाए तो प्लस माइनस, माइनस 2 1 टाइम 2 और 2 2 टाइम 4 हो जाता है। तो हमारे पास आ गया 2 स्क्वायर रूट 5 आ गया। तो हमने आंसर किस फॉर्म में देना था, a स्क्वायर रूट 3 प्लस b स्क्वायर रूट 5। हमने क्या लिखना, एक ही जगह आ गया 4, 7 स्क्वायर रूट 3 लगा हुआ है, प्लस के साथ उधर नंबर माइनस में आया तो माइनस लिख लिया। बी उधर क्या है 2 और 7 क्या है स्क्वायर रूट 5। तो ये बेटा हमारे पास क्या आ गई, ए बी की जो लेंथ थी, ठीक है, ए बी की जो लेंथ थी वो साथ साथ आ रहा है, हमने वो उसको फाइंड कर लिया। इधर आपने लिख देना सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये इसका आंसर बन जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अगर किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसको अपने अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें, क्योंकि ये डायग्राम वाला इसमें हमने फार्मूला भी इस्तेमाल किया है। किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी बेटा, तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें क्या कह रहा है, और रेक्टेंगल, एक हमारे पास क्या है रेक्टेंगल है, हैज साइड्स ऑफ लेंथ, उसकी दो साइड्स हैं, ठीक है, लेंथ है उसकी, एक साइड ये दी हुई है और एक साइड ये दी हुई है, ठीक है, दो साइड्स दी हुई है। क्या कह रहा है, एक्सप्रेस जाहिर करें द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी स्क्वायर रूट 2। हमारा पास जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आना चाहिए उसका आंसर किस तरह आना चाहिए, a प्लस बी स्क्वायर रूट 2 में आंसर आना चाहिए। a और b कोई से दो नंबर्स हैं। तो बेटा सबसे पहले सोल्यूशन में आप लोगों ने ये छोटी सी रेक्टेंगल की डायग्राम बना लेनी है, ठीक है। रेक्टेंगल की डायग्राम में दो दो साइड्स बराबर होती हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो आपके पास एक लेंथ दी हुई है उसको मैंने ज़ाहिर कर दिया है इधर बेस में, ठीक है, और दूसरी जो आपके पास लेंथ है उसको मैंने इधर विड्थ में आपने क्या कर दिया, इसको लिख लिया, ठीक है। तो हमने बेटा क्या करना है, सबसे पहले हमने क्या करना है कि ये जो आपके पास से नीचे वाली एक लेंथ है उसको हम बोल देते हैं कि ये हमारे पास क्या है, बेस है, ठीक है। और ये जो आपके पास है ये हमारे पास है विड्थ, ठीक है, क्या है ये हमारे पास है विड्थ है। तो हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जस्ट फार्मूला लगाना है, इसके अंदर ये वैल्यूज पुट करनी है दोनों, तो इनको सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे, जो ये दो लेंथ दी हुई है तो हम क्या लेंगे, ये जो आपके पास पहली लेंथ है ये हमारे पास L1 है, ठीक है। इधर आप लिख लें गिवन, क्या लिख लें, गिवन। तो L1 क्या है, पहली लेंथ है, L1 पहली लेंथ है, इसको हमने नाम दे दिया बेस का, तो इधर हम लिख सकते हैं बेस। L1 क्या है हमारे पास, बेस है, और ये क्या है हमारे पास 2 प्लस स्क्वायर रूट 18, ठीक है, ये साथ हम मीटर लिख लेते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास दूसरी लेंथ है 5 माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट 2, ये हमारे पास विड्थ है। तो हम क्या लेके जो आपके पास लेंथ 2 है ये हमारे पास क्या है, विड्थ है, ठीक है। तो ये क्या वैल्यू इसकी दी हुई है हमें, 5 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2, और साथ हमारे पास लिख लेते हैं ये किसमें है हमारे पास वैल्यू मीटर में, ठीक है। अब हमने फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्या लिखना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो ये बेटा आप लोगों ने फाइंड करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आगे क्वेश्चन मार्क लिख लेते हैं। अब हम लिखते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं कि, अब आपने एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला लगाना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का बेटा फार्मूला होता है बेस मल्टीप्लाई बाय विड्थ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाइड बाय विड्थ, इसका ये बेटा फार्मूला होता है। तो हमने इनकी वैल्यूज को पुट करना है तो हमारे पास आंसर आ जाना है, ठीक है। सबसे पहले इधर क्या आ रहा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये वैसे के वैसे लिख लें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, अब बेस हमारे पास, बेस और विड्थ आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। तो बेस की क्या वैल्यू है हमारे पास बेटा, 2 प्लस स्क्वायर रूट 18, और ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, विड्थ के साथ। विड्थ हमारे पास क्या है 5 माइनस, इसको ब्रैकेट में लिख लें, 5 माइनस 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2। तो इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। आपने ध्यान रखना है कि ये जो नंबर है, ये दोनों नंबर है इस नेक्स्ट हमारे विड्थ के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 2 को पहले हम मल्टीप्लाई करवाते हैं, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें, इसके साथ प्लस का साइन है, इसके साथ भी प्लस का साइन है, प्लस 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 होता है। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो बेटा हमारे पास हो गया 10 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमने 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, हम लिख लेते हैं -2
मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 लिख लिया। ठीक है, ये यहाँ से ध्यान रखना जरूर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसको हमने दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब आ गई 18 की बारी। ठीक है, 18 को हमने अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो 18 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये 5 बाहर है और ये स्क्वायर रूट के अंदर है, तो हमने इसको ऐसे ही लिखना है 5 स्क्वायर रूट 18 लिख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए, तो इधर से हमारे पास क्या बन गया, प्लस माइनस माइनस, आगे हमारे पास 4 बाहर है और स्क्वायर रूट 18 अंदर है, तो आपने लिखना 4 स्क्वायर रूट 18 डिवाइडेड बाय क्या आ रहा है हमारे पास, स्क्वायर रूट 2 आ रहा है। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ लगी होगी। नेक्स्ट इसको मुझे सिंप्लीफाई करते हैं। 10 वैसे का वैसे लिख लेना आप लोगों ने। ठीक है, 10 वैसे का वैसे ही लिख लेना। तो नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्या बन रहा है, इधर से क्या करना है आप लोगों ने, स्क्वायर रूट 2 ओपन का नंबर है। ठीक है, आपने एक चीज याद रखनी है कि जब आपके पास कोई भी ओपन का नंबर है ऐसे लिखा, तो हम इसको 2 दफा स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, 2 दफा स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, आपके सवाल पैदा हो सकता है कि अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई के साथ अगर मल्टीप्लाई में इकट्ठा जोड़ते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ये होल का स्क्वायर हो जाता है, फिर ये स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होके दोबारा 2 आ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो ओपन का नंबर है इसको 2 दफा जजर के अंदर लिखा जा सकता है। ठीक है, तो हम ये जो आपके पास स्क्वायर रूट 2 है इसका हम 2 दफा जजर के अंदर लिख लेंगे। ठीक है, तो बाकी हमारे पास क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय 4 ओवर स्क्वायर रूट 2, तो ये हम एक इसके साथ कट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्या है, प्लस 5 है और आगे हमारे पास लिखा हुआ है 18, तो 18 के आपने फैक्टर्स बना लेने हैं। 18 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 से करेंगे तो हमारे पास आता है 9, फिर 9 को 3 पे डिवाइड करें तो 3 आ जाता है, फिर 3 को 3 पे डिवाइड करें तो 1 आ जाता है। अब इसके फैक्टर बन गए 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर, तो हम इसके अंदर लिख लेंगे, इसके फैक्टर्स को लिख लेंगे। क्या बने बेटा, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2, इसके फैक्टर बन गए। नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट हमारे पास क्या बेटा बन रहा है, 4 स्क्वायर रूट 18 के हमने क्या बनाने हैं, फैक्टर। फैक्टर बना लिए, हमारे पास क्या आ गया है, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2। यहाँ तक हमने इनकी वैल्यूज को लिख ली। बाकी जो बचता है हम उनके आंसर निकाल दें। ठीक है, देखना बेटा क्या बनता है हमारे पास, यहाँ से क्या क्या रह गया, 10 माइनस, यहाँ से स्क्वायर रूट खत्म हो गया था, बाकी क्या रह गया है, 4 स्क्वायर रूट 2 रह गया है। ठीक है, नेक्स्ट इसको मुझे सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये जो 5 है, ठीक है, ये वैसे का वैसे ही। अब ये देखें, ये जो स्क्वायर रूट है ये दोनों का, 3 के स्क्वायर का भी है और 2 का भी है। जब 3 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3 बाहर आ जाएगा, और ये स्क्वायर रूट जो 2 है इसके ऊपर कुछ भी पावर नहीं है, 1 है सिर्फ, तो ये जदर के अंदर ही रहेगा। नेक्स्ट आ जाए, तो नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्या बन जाएगा, 3 है, तो ये 3 के ऊपर स्क्वायर है, ये 3 बाहर आ जाएगा, इसके साथ आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और स्क्वायर रूट 2 अकेला है, तो ये वैसे का वैसे ही रहेगा, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 आ गया। ये स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल कर देंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ लगी होगी। नेक्स्ट हमारे पास बेटा क्या बच गया, 10 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 प्लस 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 15 स्क्वायर रूट 2, इधर से क्या बच गया, माइनस 4 3 टाइम 12 आ गया। ठीक है, क्या आ गया, 12 आ गया। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्या बन गया, ये कांस्टेंट नंबर है और ये भी क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, हम इन दोनों को सॉल्व कर लें, ये प्लस का 10 है और ये माइनस का 12 है, तो प्लस माइनस माइनस 12 में से 10 निकाला तो हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया, लेकिन साइन किसका लगाना है, बड़ी वैल्यू का, तो हमने माइनस लगा दिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये भी स्क्वायर रूट 2 वाली वैल्यू है, ये भी स्क्वायर रूट 2 वाली, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। माइनस प्लस माइनस, 15 में से 4 निकाला तो हमारे पास आ गया 11, तो हमारे पास क्या बन गया, 11 लिखेंगे, लेकिन साइन को से लगाना बड़ी वैल्यू का, ये आ गया प्लस 11 और स्क्वायर रूट 2 एक दफा ही लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये भी आंसर ठीक है। अगर हम इसको सीधा कर लें तो हमारे पास क्या आ गया, स्क्वायर रूट 11 स्क्वायर रूट 2 और माइनस 2 को उस साइड पे लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास ब्रैकेट लिख लेंगे, क्योंकि ये एरिया की 2 लेंथ होती है, तो मीटर था एक, तो मीटर का स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ लगी होगी। किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ गया एक्सरसाइज 1.3 के। इसमें क्या कह रहा है, फाइंड 2 नंबर्स, कोई से ऐसे 2 नंबर फाइंड करें
हुज सम, जिनका जिनका सम यानी कि जिनको जमा करें तो कितना आता है 68 आता है, एंड डिफरेंस इज 22, और इन दोनों को अगर माइनस करें तो आपके पास क्या आना चाहिए 22। तो वो आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर फाइंड करने, उसने नंबर नहीं दिए हुए लेकिन इतनी चीज बोल दी है कि उनका सम क्या है 68 है और उनको जो अगर माइनस करें तो 22 आता है, डिफरेंस 22 है, तो वो हमने फाइंड करना है। इसका सोल्यूशन किस तरह बन जाएगा, तो सबसे पहले आपने वो नंबर लेट कर लेने हैं, ठीक है। लेट टू नंबर्स, जो आपने बोले जिनका सम हो है 68, लेट टू नंबर्स आर, उनको आप नाम दे दें ए एंड बी, ठीक है। ये कोई से दो नंबर है और सवाल में क्या कर रहा है, उन दोनों का जो सम है वो 68 है, ठीक है। ए प्लस बी, इनका जो सम है ये किसके बराबर है 68 के बराबर है। इसको हम क्या कह सकते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे क्या कह रहा है, उनका जो डिफरेंस है, फर्क है, वो हमारे पास 22 के बराबर है। अगर उन दोनों नंबरों को जो आपके पास बात कर रहे हैं जिनकी ए माइनस बी, उनका जो डिफरेंस है वो किसके बराबर है 22 के बराबर है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया क्वेश्चन नंबर 2। अब आपने क्या करना है, इसमें से ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि हमारे पास वो नंबर अभी मौजूद नहीं जिनका सम 68 आता है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 को ऐड करना है इक्वेशन नंबर 2 के साथ। तो आपके पास क्या मान जाएगी बेटा, इक्वेशन ए प्लस बी इज इक्वल टू 68 और a माइनस बी इज इक्वल टू 22। जब हम ऐड करेंगे तो ये जो प्लस का और ये माइनस का ये खत्म हो जाएगा और हमारे पास ये भी a की वैल्यू और ये भी a की वैल्यू, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2a इज इक्वल टू, जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है 8 और 2, हमारे पास कितना हो गया 10 और 1 कैरी चला गया, 6 और 2 8, 8 में 1 ऐड किया तो हमारे पास आ गया 90, ठीक है। अब हमने क्या निकालना है, a की वैल्यू, यहाँ से a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 90 डिवाइडेड बाय 2, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 45 आ जाएगा। अब हमने a की वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक है। तो अब हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, b की वैल्यू फाइंड कर दिया। तो b की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू हम इन दोनों इक्वेशन में किसी एक में पुट कर देंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू मिल जाएगी, b की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम इधर लिख लेते हैं पुट वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन जाएगी, हमारे पास इक्वेशन है a प्लस बी इज इक्वल टू 68। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है बेटा 45, हम इसकी जगह लिख लेंगे 45, b वैसे का वैसे ही आ गया, हमारे पास क्या आ गया 68 आ गया। अब हमने किसकी वैल्यू निकालनी है b की, तो ये जो आपके पास 45 इधर प्लस हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों ने क्या कर देना, उसको उधर जाके माइनस कर देना, ठीक है। जब इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास a की और b की वैल्यू आ गई। देखिए अगर हम 23 को और 45 को जमा करते हैं तो हमारे पास 68 बनता है, ठीक है। अगर हम 45 में से 23 को निकालते हैं माइनस करते हैं तो हमारे पास 22 आता है। तो यही दो नंबर है जिनका सम हमारे पास 68 है और डिफरेंस कितना है 22 है, ठीक है। तो हैंस से अब फाइनल में हम आंसर बना लेते हैं हैंस ए की वैल्यू हमारे पास आ गई है कितनी बेटा 45 और बी की वैल्यू आ गई है हमारे पास 23। तो ये हमारे पास क्या बन गया, आंसर बन गया, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 1.3 का। इसमें क्या कह रहा है, द वेदर इन लाहौर वाज अनयूजुअली वार्म। क्या मतलब है कि जो लाहौर में जो मौसम रहा कौन सा अनयूजुअली वार्म, यानी कि यूजुअली का मतलब है मामूल के मुताबिक, ठीक है। अनयूजुअली जो मामूल के मुताबिक ना हो, ठीक है। क्या रहा, बहुत गर्म रहा मौसम, क्या रहा गर्म रहा किधर लाहौर में ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024 का जो साल गुजरा उसमें जो गर्मियों के महीने में जो उसका जो टेम्परेचर था, जो मौसम था वो क्या रहा बहुत गर्म रहा। द टीवी न्यूज, जो टीवी पर खबरें चलती हैं उन्होंने क्या किया, रिपोर्ट की कि टेम्परेचर एज हाई एज 48 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ज्यादा से ज्यादा जो टेम्परेचर है गर्मियों के मौसम में वो कहाँ तक गया 48 डिग्री सेल्सियस में गया, ठीक है। सेल्सियस में दिया हुआ टेम्परेचर क्या कर बाय यूजिंग फार्मूला, आपको एक फार्मूला दिया हुआ है एफ फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5
सेल्सियस में टेम्परेचर है +32। ये आपके पास एक फार्मूला है। ये कौन सा फार्मूला है? अगर आपके पास सेल्सियस में टेम्परेचर हो तो आप उसको फ़ारेनहाइट में कर सकते हैं, ठीक है। फाइंड टेम्परेचर एज फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल में आपने इसका टेम्परेचर है फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा आपने क्या करना है, इसका फार्मूला इस्तेमाल करना है, ठीक है। टेम्परेचर इन सेल्सियस ये हमें दिया हुआ है, खुद ही क्या लिख लेंगे, टेम्परेचर इन सेल्सियस, सेल्सियस लिख लेते हैं, ठीक है। तो वो बेटा हमें कितना दिया हुआ है सेंटीग्रेड में, हमें दिया हुआ है 48 डिग्री सेल्सियस। तो इधर हम लिख लेते हैं 48 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो हमने किस में करना है, फ़ारेनहाइट में करना। तो ये फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और प्लस क्या हो रहा है 32 हो रहा है, ठीक है। तो बेटा हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं फार्मूले को। अगर हम 9 को देखे 5 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 1.8 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ये 1.8 कैसे आया, 9 को हमने कैसे आता है, 9 को हम डिवाइड करते हैं किसी पे 5 से, तो 5 1 टाइम 5, ये नीचे हमारे पास माइनस करने से 4 आता है, 4 5 से छोटा होता है, पॉइंट लगाते हैं और 0 इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास 8 टाइम 40 आ जाता है। तो ये जो हमारे पास 1.8 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ये हमने थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई बना लिया। तो अब हमने क्या करना बेटा, अब हमने क्या करना है, इसके अंदर वैल्यूज को अप्लाई कर देना, ठीक है। वैल्यू क्या हमारे पास सिर्फ एक ही वैल्यू है 1.8 और डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है वो कितना था हमारे पास 48 डिग्री सेल्सियस, वो हम 48 इधर अप्लाई कर देंगे, प्लस क्या है हमारे पास 32 आ गया। अब जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है 86.4 प्लस 32 आ गया। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया 118.4 और ये किस में आया हमारे पास है, फ़ारेनहाइट स्केल में इसका टेम्परेचर आ गया। तो ये हमने फाइंड करना था, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें एक बेटे और बाप की बात की जा रही है, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा क्वेश्चन में लिखा हुआ है द सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 72। कह रहा है एक बाप की उम्र और एक बेटे की उम्र का जो सम है वो कितना आता है, जमा करें तो 72 ईयर्स बनते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या कह रहा है 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले द फादर्स एज वाज 2 टाइम्स द एज ऑफ सन, यानी कि इससे 6 साल पहले जाएं तो जो बाप की उम्र होगी वो दुगनी होगी किससे, बेटे से। व्हाट वाज द सन्स एज 6 ईयर्स अगो, यानी कि आपने बेटे की उम्र फाइंड करनी है जो 6 साल पहले निकले, ठीक है। चलिए इसके क्वेश्चन करते हैं तो फिर आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले बेटा लिखा हुआ है द सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन इज, इसका मतलब हमें एक फादर की एज दी हुई और एक बेटे की एज दी है। तो आपने क्या लिखना है, लेट कर लेते हैं, लेट एज ऑफ सन, एज ऑफ सन वो आप लेट कर लेंगे, ये हमारे पास क्या है एक्स है, ठीक है। और बाप की एज को भी लेट कर लेते हैं, एज ऑफ फादर, तो वो बेटा हम लेट कर लेते हैं कि वो हमारे पास y है, ठीक है। उसने कंडीशन के मुताबिक क्या बोला कि इन दोनों की एज का जो सम है वो किसके बराबर है, 72 ईयर्स के बराबर है। हम इधर लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। चलें बेटा इन दोनों का जो सम है वो किसके बराबर है, x प्लस वाई, यानी कि x हमारे पास बेटे की उम्र है, एज ऑफ सन प्लस एज ऑफ फादर, इन दोनों का जो सम है वो किसके बराबर है, 72 के बराबर है। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो आगे बेटा क्या कह रहा है, 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले, 6 साल पहले इनकी उम्र क्या होगी, फॉर एग्जाम्पल अभी बेटे की उम्र कितनी है, x है, तो 6 साल पहले क्या हो जाएगी x माइनस 6। फॉर एग्जाम्पल अभी आपकी उम्र कितनी है 20, ठीक है। मैं बोलूंगी आपकी 6 साल पहले उम्र कितनी थी, तो आप बोलेंगे कि उसमें से आप माइनस कर देंगे, तो आप बोलेंगे मेरी 6 साल पहले 14 ईयर्स एज थी, ठीक है। तो इसी तरह बेटा इस क्वेश्चन में भी हमारे पास यही चीज बताई गई है कि आपने क्या लिखना है 6 ईयर्स अगो, 6 ईयर्स अगो
यानी कि 6 साल पहले। 6 साल पहले क्या होगा, एज ऑफ सन, क्या लिखेंगे, एज ऑफ सन, यानी कि बेटे की उम्र 6 साल पहले क्या होगी, x माइनस 6, ठीक है। और एज ऑफ फादर 6 साल पहले क्या होगी, एज ऑफ फादर, ठीक है बेटा। एज ऑफ फादर कब की, 6 साल पहले। तो वो जो आपके पास एज ऑफ फादर करंट है, यानी अभी कितनी एज है उसकी, y, और 6 साल पहले क्या होगी, y माइनस 6, ठीक है। ये किसकी बात हो रही है, 6 साल पहले वाली, ठीक है। अब उसने क्या कंडीशन दी है, द फादर्स एज वाज 2 टाइम्स द एज ऑफ सन। तो हम इधर लिख लेंगे दोबारा, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। क्या कंडीशन दी हुई है बेटा, कि जो बाप की उम्र है वो दुगनी है किससे, बेटे से। तो हम इधर लिख लेते हैं, इधर लिख लेते पहले, एज ऑफ सन इज इक्वल टू, इधर लिख लेते हैं एज ऑफ फादर। और कंडीशन बेटा आपकी क्या कह रही है, कि जो बाप की उम्र है, द फादर्स एज, ये वाली फादर्स एज वाज 2 टाइम्स द एज ऑफ सन। तो 2 टाइम्स है तो इधर हम 2 साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। अब इधर इनकी वैल्यूज पुट कर देनी है। 6 इयर्स अगो जो इनकी उम्र थी वो कितनी थी बेटा, बेटे की 6 साल पहले कितनी उम्र थी, x माइनस 6। तो हमने इधर पुट कर देना x माइनस 6। और इधर आपके पास क्या आ रहा है, एज ऑफ फादर, एज ऑफ फादर क्या है बेटा, y माइनस 6, ठीक है। तो अब इसको मुझे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इधर से 2 है, 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 2x, आगे क्या है माइनस, और 2 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 12 इज इक्वल टू, बेटा इधर क्या आ रहा है हमारे पास, y माइनस 6, y माइनस 6। अब जो वेरिएबल वाली वेरिएबल एक साइड पे कर देते हैं, 2x, ये y इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू, इधर हमारे पास क्या लिखा है माइनस 6, ये माइनस का 12 है, उधर जाके प्लस का 12 हो गया। हमारे पास क्या आ गया, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस का 12, माइनस प्लस माइनस 12 में से 6 निकालें तो 6 आता है, लेकिन साइन किसका लग गया, बड़ी वैल्यू का। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई, ठीक है। हमने बेटे की उम्र फाइंड करनी है 6 साल पहले की, तो आपने क्या करना, जी इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 आई है, इन दोनों को ऐड कर लेना है, ठीक है। इधर लिख लेंगे इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2, तो इन दोनों की इक्वेशन सामने लिख लेना। क्या है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 72, ठीक है बेटा। तो हमारे पास जो दूसरी इक्वेशन है वो क्या है हमारे पास, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट क्या आ गया हमारे पास, इन दोनों को प्लस करना है। आपको पता है ये एक प्लस की वैल्यू एक माइनस की, तो ये सारी खत्म हो गई, ठीक है। अब इधर भी 1 है, इधर भी 1, 2 इधर 2 है, तो 1 प्लस 2 किया तो हमारे पास कितना आ गया, 3x इज इक्वल टू, बेटा ये दोनों प्लस हो रहे हैं तो हमारे पास बन गया 78 आ गया, ठीक है। अब इधर से x की वैल्यू निकालते हैं, x की वैल्यू क्या निकल जाएगी बेटा, ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास x क्या आ गया, हमारे पास 26 आ गया। ये बेटे की करंट एज आ गई है, ठीक है। ये क्या आ गई, बेटे की करंट एज। इधर हम लिख सकते हैं करंट, अभी जो मतलब करंट एज ऑफ सन, करंट एज ऑफ सन, क्योंकि x बेटे की उम्र को जाहिर कर रहा है, ठीक है। तो हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली, करंट एज ऑफ सन वो कितनी आई हमारे पास 26 है। जैसे आपकी उम्र मैं बोलूंगा कितनी है, अभी आप बोले कि मेरी करंट एज है 20 ईयर्स है, ठीक है। तो 6 साल पहले कितनी होगी, तो उसको उसमें से फिर 6 माइनस करना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे 6 इयर्स अगो, क्या लिखेंगे 6 इयर्स अगो एज ऑफ सन, एज ऑफ सन। तो बेटा वो क्या बन जाएगी, 26 में से आप 6 को माइनस कर देंगे तो वो आपके पास कितना आ गया, 26 में से 6 निकाले तो हमारे पास आता है 20, तो 20 इयर्स उसकी उम्र थी कब, 6 साल पहले। तो ये बेटा इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी बेटा, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रहा है, मिर्हा बॉट अ टॉय फॉर रुपीज 1500, यानी कि एक मिर्हा ने एक खिलौना खरीदा, ठीक है, टॉय खरीदा, कितने का, 1500 रुपीज का, ठीक है, और उसको बेच दिया कितने रुपीज का, 1520 का।
बेटा क्या कह रहा है, व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज, आपने उसकी प्रॉफिट की परसेंटेज निकालनी कि उसको कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो सबसे बेटा पहले क्या लिख लेंगे हम कि उसने क्या किया, कॉस्ट प्राइस, यानी कि उसने कितने का खिलौना खरीदा, वो हमारे पास होती है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस, तो उसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, सी डॉट पी। वो कितनी है बेटा हमारे पास, 1500 रुपीज, 1500 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्या कर, उसने बेचा, वो खिलौना कितने का बेच दिया, 1520 रुपए का। तो वो मेरे पास, तो दूसरी बेटा हमारे पास पहले आ गई कॉस्ट प्राइस, सी डॉट पी इज इक्वल टू 1500। दूसरे नंबर पे उसने बेचा, वो बेटा वो खिलौना जो उसने बेच दिया, सोल्ड कर, सेल कर दिया, कितने का, 1520 का। तो हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस, तो उसको हम लिखते हैं एस डॉट पी। ठीक है, कितने का उसने बेच दिया था, 1520 रुपीज का, 1520 रुपीज का उसने क्या कर दिया था, बेच दिया था। ठीक है, तो अब देखना हमने कि उसकी प्रॉफिट परसेंटेज कितनी आती है। ठीक है, हमने क्या फाइंड करना है, प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें प्रॉफिट का पता होना चाहिए कि उसको प्रॉफिट कितना हुआ। ठीक है, तो प्रॉफिट का बेटा फार्मूला है, वी नो दैट, तो लिख लिया, वी नो दैट प्रॉफिट इज इक्वल टू, यानी कि आपने क्या कितना प्रॉफिट हुआ वो फाइंड करने का क्या फार्मूला होता है, प्रॉफिट बराबर होता है बेटा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितनी है बेटा, कितने का उसने बेचा था बेटा, वो जो खिलौना था 1520 रुपीज का, और माइनस कर देंगे जितने का उसने खुद खरीदा था, कितने का खरीदा था उसने, 1500 का। ठीक है, इन दोनों को माइनस कर दें तो हमारे पास आ गया 20, यानी कि उसको 20 रुपीज का प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, 20 रुपीज का प्रॉफिट हुआ था। तो अब बेटा हमने इसकी क्या फाइंड करनी है, प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, इज इक्वल टू, इसका बेटा फार्मूला ये होता है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, और साथ हम क्या लिख देते, इसको परसेंटेज लिख लेते ताकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्या आ गया, प्रॉफिट, प्रॉफिट उसको कितना हुआ था, 20 रुपीज, तो हम इधर क्या लिख लेते हैं, 20। ठीक है, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, उसकी कॉस्ट प्राइस की क्या थी, यानी कि कितने का उसने खरीदा हुआ था, 1500 का, वो हम इधर 1500 लिख लेते हैं, कॉस्ट प्राइस लिख ली। मल्टीप्लाइड किसके साथ बेटा करना है, हमने इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको 100 के साथ हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इधर साथ क्या आ रहा है, परसेंटेज। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, ये 2 इसके साथ 0 कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या रह गया, 20 डिवाइडेड बाय 15, साथ क्या साथ आ रहा है हमारे पास, परसेंटेज। हम इसको मजीद आप क्या करेंगे, डिवाइड कर दें तो आपके पास क्या आ जाता है, 5 के टेबल में कर दें तो 5 3 टाइम 15 और 4 टाइम 20, तो 4 डिवाइडेड बाय 3 आ गया परसेंटेज। तो इसको हम मजीद अगर आप कैलकुलेटर से डिवाइड करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 1.33, और साथ ये परसेंटेज, यानी कि उसको जो प्रॉफिट परसेंटेज हमारी आई है उसकी बेटी की, वो कितनी आई है, 1.33, यानी कि उसने एक खिलौना खरीदा कितने का, 1500 रुपीज का, और उसको बेच दिया 1520 रुपीज का। तो उसने बताना था उसको कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ, तो वो हमने इसको फाइंड कर लिया। ये तरीका है उसको फाइंड करने का, आप इसको अच्छी तरह देख लें। वो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी तो बेटा ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 आ गया, 1.3 एक्सरसाइज का, कह रहा है द एनुअल इनकम ऑफ तैयब, यानी कि जो तैयब है वो सालाना कितनी आमदनी कमाता है, 9,60,000। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, वाइल द एग्जेम्प्टेड अमाउंट इज, बेटा एग्जेम्प्टेड अमाउंट वो होती है जो टोटल में से हुकूमत क्या करती है, गवर्नमेंट क्या करती है, उसको माफ करती है कि हम 9,60,000 में से जो इतनी अमाउंट है इसको निकाल के जो बाकी रकम बचेगी उस पर हम टैक्स लगाएंगे। ठीक है, तो एग्जेम्प्टेड अमाउंट वो होती है जो टोटल सालाना जो टोटल अमाउंट है, टोटल इनकम है, उसमें से माइनस हो जाती है। हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे, बताना है आप लोगों ने कि उसको कितने परसेंट टैक्स अदा करना पड़ेगा, किस रेट से, 0.75 रेट से। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, किस तरह करना है बेटा, सबसे पहले लिखना है एनुअल इनकम, क्या लिखना है, एनुअल इनकम, यानी कि तैयब की जो सालाना आमदनी है वो हमारी कितनी है बेटा, 9,60,000 रुपीज। ठीक है, तो आगे क्या है, एग्जेम्प्टेड अमाउंट, यानी कि जितनी हुकूमत क्या करती है उसको माफ कर दिया। ठीक है, क्या लिखेंगे, एग्जेम्प्टेड
अमाउंट, वो बेटा कितनी अमाउंट है, 1,30,000, तो हम लिख लेंगे 1,30,000 रुपीज। ठीक है, अब इसके अलावा जो बाकी बचेगी उस पर हुकूमत टैक्स लगाएगी, कितने का, 0.75% से। तो हम पहले रिमेनिंग अमाउंट निकाल लेते हैं, रिमेनिंग अमाउंट। तो बेटा रिमेनिंग अमाउंट किस तरह निकलेगी, जो टोटल है उसमें से ये वाली माइनस कर दे, 9,60,000 माइनस 1,30,000। ठीक है, तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो बेटा आपके पास कितना आ जाएगा, 8 लाख। ठीक है, 8,30,000 आपके पास क्या बच गई, बाकी अमाउंट बच गई। ठीक है, तो हम लिखेंगे रुपीस, क्या बच गई बेटा, 8,30,000। तो हमने क्या फाइंड करना बेटा, टैक्स फाइंड करना है। ठीक है, तो टैक्स रेट हम कितना है, 0.7, पहले टैक्स रेट लिख लेते हैं, हमारे पास कितना है टैक्स रेट, वो कितना है बेटा, वो है 0.75 के हिसाब से हमने क्या करना है, इस जो बाकी अमाउंट बची है इसका टैक्स फाइंड करना है। ठीक है, तो टैक्स अमाउंट हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है, टैक्स अमाउंट। तो ये बेटा हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, हमने जो बाकी रकम बची है इसका 0.75% इसका निकालना है। तो आपके पास क्या बन जाएगा, तो लिख लेंगे टैक्स अमाउंट, टैक्स अमाउंट। तो बेटा ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आपके पास क्या है, 0.75 के लिए आज से फाइंड करने, तो आप लिख लेंगे 0.75% मल्टीप्लाइड बाय जिसके साथ जितने जितने पैसों की आपने निकालनी है वो इधर लिख लेते हैं, 8,30,000, 8,30,000। ठीक है, तो ये लिख ली। तो हमने इसको सॉल्व करना है, इसको क्या करना है, 0.75 जो परसेंट का जो सो होता है वो आप ओवर में लिख लेते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ है, तो टोटल अमाउंट रह गई है ये 8,30,000। ठीक है, तो ये 2 जीरो इसके साथ कैंसिल आउट कर दें, आपके पास बाकी कितना बचेगा, 6,025। ठीक है, 6,225 रुपीज। तो इतनी अमाउंट उसने क्या करनी है, पे करनी है, अगर उसका टैक्स रेट कितना हो, 0.75। तो ये बेटा इसका आंसर बन गया। अब बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा एक्सरसाइज 1.3 का जो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9, हम वो करने लगे हैं। आज हमारा ये जो चैप्टर नंबर 1 है वो कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, रिव्यू एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर हमारे 9 में बेटा पूछा है, फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन 3,75,000, यानी कि कंपाउंड मार्कअप फाइंड करना है। बेटा कंपाउंड मार्कअप, पहले मार्कअप का पता होना चाहिए कि कंपाउंड मार्कअप वो अमाउंट होती है जब कोई बंदा किसी अदारे से या किसी बैंक से क्या लेता है, कर्जा लेता है। ठीक है, तो उसको सालाना वो क्या लगाते हैं, एक सूद लगाते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट लगाते हैं। ठीक है, वो उस अमाउंट को बोलते हैं मार्कअप। ठीक है, अब मार्कअप की डिफरेंट काइंड्स होती है, सिंपल मार्कअप, कंपाउंड मार्कअप। लेकिन जो कंपाउंड मार्कअप होता है बेटा, उसका जो एक रिलेशन होता है वो सालों के साथ होता है। ठीक है, तो आपने कंपाउंड मार्कअप फाइंड करना है कितनी अमाउंट पर, 3,75,000। ये जो मार्कअप की जो जितना कर्जा लिया होता है हमने, तो उसको हम बोलते हैं वो प्रिंसिपल अमाउंट है। ठीक है, और कितने सालों के लिए इसमें बोला गया है, फॉर 1 ईयर्स एट द रेट ऑफ 14%। जब वो आपको कर्जा देते हैं तो वो पहले बताते हैं कि हमने इसके सालाना 14% इसका टैक्स लेना है। ठीक है, इसके ऊपर सूद लेना है। तो हम क्या करते हैं कि इसकी कंपाउंड मार्कअप फाइंड करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बेटा जो हमारे पास अमाउंट दी होती है, यानी कि जो हम कर्जा लेते हैं उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, लेंगे प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट। और इसको किससे ज़ाहिर करते हैं, पी से ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, 3,75,000। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, रुपीस। तो ये अमाउंट आ गई हमारे पास, प्रिंसिपल अमाउंट आ गई। आगे क्या कह रहा है, फॉर 1 ईयर। तो ये हमारे पास टाइम आ गया। ठीक है, टाइम कितना है हमारे पास बेटा, इसको हम टी से ज़ाहिर कर लेते हैं। तो टाइम हमारे पास है 1 ईयर का, 1 ईयर। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्या है, टैक्स रेट। ठीक है, यानी कि उसको जो रेट है उसका वो हमें कितने परसेंट देना पड़ेगा, एक साल के बाद 14%। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 14%, यानी कि 14% हमने क्या देना है उसको, साल के बाद इस अमाउंट के ऊपर मजीद उसको क्या देना है, सूद देना है, ताकि हम उसकी
जो पॉलिसीज है उसके ऊपर पूरा उतर सके। नेक्स्ट हमने बेटा फाइंड क्या करना है, कंपाउंड मार्कअप फाइंड करना है, कंपाउंड मार्कअप ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके आगे हम डाल देते हैं क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो आप कंपाउंड मार्कअप का आप छोटा सा फार्मूला बस याद कर लें तो ये आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, बजाय इसके किसी और फार्मूले की तरफ बने। आप जस्ट क्या करना है, छोटा सा फार्मूला इस्तेमाल कर लें, कंपाउंड मार्कअप। क्या लिखना है, कंपाउंड मार्कअप। तो बेटा इसका जो फार्मूला है वो आपने याद करना, P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T डिवाइडेड बाय 100। तो ये आप लोगों ने फार्मूला अप्लाई कर देना तो आपके पास आंसर आ जाएगा। प्रिंसिपल अमाउंट, P से मुराद है प्रिंसिपल अमाउंट, वो बेटा हमारे पास कितनी है, 3,75,000। ठीक है, और मल्टीप्लाई हो रही है किसके साथ, रेट के साथ। रेट हमारा कितने परसेंट है बेटा, 14%। ठीक है, इसको R से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हम लिख लेते हैं कितना, ये 14। ठीक है, उसके बाद बेटा क्या है हमारे पास, टाइम। टाइम कितने सालों का, 1 साल का, क्योंकि कंपाउंड मार्केट कंपाउंड होता है सालों के हिसाब से, तो हम उसको 1 लिख लेंगे। ठीक है, डिवाइडेड बाय 100, डिवाइडेड बाय 100। तो इसको बेटा हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये 20 इसके साथ कैंसिल आउट, बाकी हमारे पास क्या बच गया, 3,75,000 यानी कि 3750। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 14 के साथ, और ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 के साथ। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट होगी हमारे पास, वो बन जाएगी 52,500 रुपीज। ठीक है, तो वही ये कंपाउंड मार्कअप है, यानी कि आपने कितने का कर्जा लिया, 3,75,000 का कर्जा लिया। आपने क्या करना है, 1 साल के ऊपर 14% उसको सूद देना है। ठीक है, तो आपके पास 14% सूद कितना बनेगा उसका, तो आपने टोटल अमाउंट 52,500 रुपीज मजीद जमा करके इसके अंदर 3,75,000 के तो उस बैंक वालों को जमा करवाने होते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आज हमने एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट कर लिया। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर आपने मेरी वीडियो से कुछ सीखा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।